Welcome back to द्रोणाचार्य IAS यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर दमन बेनीपाल और आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूरोपियन यूनियन का डिजिटल मार्केट्स एक्ट। रिसेंटली यूरोपियन यूनियन में डिजिटल मार्केट एक्ट जो है वो इन्फोर्स हुआ है एंड ये काफ़ी लंबे टाइम से न्यूज़ में रहा है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम इसकी पूरी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस डिजिटल मार्केट एक्ट इज़ ऑल अबाउट, इसके क्या एम्स हैं, क्या टारगेट्स हैं, क्या प्रोविज़न है, किस तरीके से ये डिजिटल मार्केट को रेगुलेट करेगा एंड क्या रूल्स हैं, किस तरीके से इन रूल्स के ऊपर चेक्स लगाए जाएंगे। अल्टीमेटली अगर ये डिजिटल मार्केट्स एक्ट इम्प्लीमेंट होता है तो रियलिटी में इसकी पिक्चर कैसी होगी, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। And overall, what is the need and what is the significance of this Digital Market Act, we'll understand from here. Now, जब से ही Digital Markets Act न्यूज़ में आया है, इसके साथ साथ थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी इसको लेकर कुछ साइट हो रहे हैं, तो हम ये भी समझेंगे कि इस डिजिटल मार्केट एक्ट के क्रिटिसिज्म्स भी क्या हैं। तो एक पूरी पिक्चर हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट यूरोपियन यूनियंस डिजिटल मार्केट्स एक्ट DMA। नाउ अगर इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखें तो मार्च 2022 में यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट्स ने इसे पास कर दिया था। वहाँ पे एग्रीमेंट डिस्कशंस होती हैं एंड अल्टीमेटली यूरोपियन पार्लियामेंट्स एग्रीड फॉर इट। ये मार्च 2022 से ही न्यूज़ में है। अल्टीमेटली आफ्टर 7 months 1 नवंबर को डिजिटल मार्केट्स एक्ट एनफोर्स होता है इन द यूरोपियन यूनियन। दिस बिल वॉज proposed by European Commission in December 2020। तब से ही ये बिल के फॉर्म में न्यूज़ में रहा। फिर इस साल मार्च में इसे पार्लियामेंट ने एग्री कर दिया, जिसके बाद अब जाकर ये 1 नवंबर से इम्प्लीमेंट हुआ है। What is this bill all about? अगर एक सिंपल शब्द में समझने की कोशिश करें तो इस बिल के थ्रू, या फिर अब तो चलो ये एक्ट हो चुका है, डिजिटल मार्केट्स एक्ट के थ्रू जितनी भी टेक कंपनीज हैं, उन टेक कंपनीज की जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं उन्हें ख़त्म करने की कोशिश की गई है। दोज टेक कंपनीज विच एक्ट एज गेट कीपर्स व्हेन इट कम्स टू द ऑनलाइन स्पेस, अगर वो कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस करते हैं तो उसे एंड करने के लिए, उसे रेगुलेट करने के लिए डिजिटल मार्केट्स एक्ट पिक्चर में आया है। इट बेसिकली सीक्स टू कन्फ्रंट द डोमिनेशन ऑफ द बिग टेक्स। बिग टेक कंपनीज की कैसी डोमिनेशन हो चुकी है, विच इज़ बेसिकली रिस्ट्रेनिंग द ग्रोथ ऑफ सम न्यू और एनी ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो। तो उन्हें रेगुलेट करने के लिए, उनकी अनफेयर प्रैक्टिसेस को बंद करने के लिए ये डिजिटल मार्केट्स एक्ट पिक्चर में आता है। इस साल इस नवंबर से 1 नवंबर से इसे इनैक्ट किया गया है। ये टॉपिक हमारे GS पेपर 3 पर्सपेक्टिव से तो इम्पॉर्टेंट है ही। हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इस स्फेयर में हैं कि आज के टाइम पे डिजिटल मार्केट एक बड़ा स्पेस बन चुका है, ऑनलाइन स्पेस बन चुका है, तो उसमें रेगुलेशन को लेकर डिजिटल मार्केट्स एक्ट आना ये एक बड़ी बात है। प्लस अब आप कहोगे कि ये तो इंडिया का तो एक्ट है नहीं, ये तो यूरोपियन यूनियन का एक्ट है, तो हमें क्यों पढ़ना है? तो बेटा GS पेपर 2 में आपके पास एक लाइन है आपके सिलेबस में, द इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। डिजिटल मार्केट तो हमारे यहाँ भी है, बिग टेक कंपनीज हमारे यहाँ पे भी ऑपरेट करती हैं। किस तरह यूरोपियन यूनियन में उनकी अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए एक्ट बनाया गया है, क्या रेगुलेशंस लगाई गई हैं, वो हमारे लिए जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो चैलेंजेस, जो थ्रेट्स यूरोप फेस करता है, वही सेम चैलेंजेस, वैसे ही सेम थ्रेट्स हम भी फेस करते हैं। तो बेसिकली हम डिजिटल मार्केट्स एक्ट को एक केस स्टडी के तौर पे समझ सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई क्या दिया गया है इस एक्ट में, किस तरीके से बिग टेक कंपनीज के ऊपर एक नत डाली जाएगी, रेगुलेट किया जाएगा, सो दैट वी कैन ऑल्सो अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट आवर ओन एक्ट ऑन द सेम लाइन्स और बेटर देन दिस, राइट? सो लेट्स बिगिन विद इट। सबसे पहले क्लियर करेंगे कि जो DMA है, डिजिटल मार्केट्स एक्ट है, इसके टारगेट्स क्या हैं। तो देखें, जो बिग टेक कंपनीज हैं ये उनके ऊपर फोकस करता है, जिनको गेट कीपर्स कहा जा रहा है, लाइक एप्पल, फेसबुक, गूगल। मतलब ऐसी कंपनीज अब उनको नए रूल्स के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा।
ये जो न्यू रूल्स डिजिटल मार्केट एक्ट के थ्रू आए हैं, नाउ दीज कंपनीज हैव टू कंप्लाई विद दिस न्यू रूल्स। जैसे कि सबसे पहले तो अगर हम बात करें, दिस लॉ बेसिकली रेफर्स टू दोज कंपनीज विच आर गेट कीपर्स, विच कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो एप्स के लिए हो, एड्स के लिए हो, चाहे कम्युनिकेशन के लिए आप उसे यूज कर रहे हो, विच इज कंट्रोलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। So the law is having this dominant, those companies which has dominant role in digital ecosystem, वो ad की distribution को control कर रहा है, apps की distribution को control कर रहा है, बाकी platforms की distribution को control कर रहा है, कोई communication का platform है उसे control कर रहा है। तो ऐसी companies को यहाँ पे gatekeepers कहा गया, those who have dominant role in digital ecosystem। और अब इस एक्ट के आने के बाद जैसे कि जो गूगल, फेसबुक, एप्पल जैसी जो कंपनीज हैं, इन्हें भी अब डिजिटल जो मार्केट्स एक्ट के जो रूल्स हैं इनके साथ कंप्लाई करना होगा। अब कैसे हम कहेंगे कि भाई एक जो कंपनी है वो गेट कीपर है, वो हम तब कह पाएंगे, इसके लिए हमने कुछ रेवेन्यू और वैल्यूएशन के क्लॉजेस रखे हैं यूरोपियन यूनियन ने, कि अगर एक कंपनी का एनुअल टर्नओवर एटलीस्ट 7.5 बिलियन पाउंड्स है इन द यूरोपियन यूनियन इन लास्ट 3 years, या फिर उनकी जो मार्केट वैल्यूएशन है वो कम से कम 75 बिलियन पाउंड्स के आसपास है, या फिर आपके यूरोस के आसपास है, तो ऐसे आप कंपनी को गेट कीपर कहेंगे। 7.5 बिलियन यूरोस एनुअल टर्नओवर हो, चाहे पास्ट 3 years का, या फिर मार्केट वैल्यूएशन अगर हो 75 बिलियन की, सो सच कंपनी विल बी कॉल्ड एज गेट कीपर। ठीक है जी। इसके अलावा यूजर बेस के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। कोई भी ऐसा प्लेयर जिसके 45 मिलियन मंथली एंड यूजर्स से ज़्यादा यूजर्स हैं, या फिर एटलीस्ट 10,000 बिजनेस यूजर्स इस्टेब्लिश किए गए हैं इन यूरोपियन यूनियन, उन कंपनीज को भी गेट कीपर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो या तो रेवेन्यू और वैल्यूएशन के बेसिस पे, तो वहाँ पे हमने देख लिया कि अगर हमारा जो एनुअल टर्नओवर है वो 7.5 बिलियन यूरो से ज़्यादा है तो ऐसी कंपनी हो जाएगी, या फिर अगर मार्केट वैल्यूएशन 75 बिलियन यूरो से ज़्यादा है तो हो जाएगा। नहीं तो यूज़र बेस के ऊपर अगर एक मंथ में 45 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स वहाँ पे उस साइट को रीच कर रहे हैं, या फिर 10,000 बिजनेस यूज़र्स इस्टेब्लिश्ड हैं यूरोपियन यूनियन में, तो ऐसी कंपनी को गेट कीपर कहा जाएगा। तो देखो गेट कीपर टर्म यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे कुछ एग्जेम्पशंस दी गई हैं टू दी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, दे आर बीइंग एग्जेम्प्टेड, उनको गेट कीपर आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा। देन प्लेटफॉर्म सर्विसेज की अगर हम बात करें तो एक ऐसी कंपनी जो कि एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म सर्विसेज चला रही है, कंट्रोल कर रही है इन एटलीस्ट 3 EU स्टेट्स। यूरोपियन यूनियन की कम से कम 3 स्टेट्स में अगर एक कंपनी अपना कोई प्लेटफॉर्म सर्विस दे रही है, जिसमें चाहे वो मार्केट प्लेस हो, जैसे कि अमेजोन इज़ अ मार्केट प्लेस, या कोई उनका ऐप स्टोर हो, सर्च इंजन हो, सोशल नेटवर्किंग साइट हो, क्लाउड सर्विसेज हो, या वो एडवर्टीजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वेब ब्राउज़र है, एनीथिंग लाइक दैट, कोई भी ऐसी सर्विस अगर वो दे रहे हैं इन मोर देन 3 EU स्टेट्स, तो उनको प्लेटफॉर्म सर्विसेज को भी यहाँ पे देखा जाएगा। देन देर इज ऑल्सो अ कैटेगरी ऑफ इमर्जिंग गेट कीपर। एक तो हो गया गेट कीपर जिसमें हमने रेवेन्यू देख लिया, मार्केट वैल्यू देख ली, यूजर्स कितने हैं ये देख लिया। एक और कैटेगरी यहाँ पे डाली गई है विच इज़ अबाउट इमर्जिंग गेट कीपर्स। इमर्जिंग गेट कीपर्स उन कंपनीज के ऊपर एम किया गया है दोज हु हैव दिस कॉम्पिटिटिव पोजिशन, लेकिन अभी तक वो उतने सस्टेनेबल नहीं हैं, बट येस दे आर राइट नाउ इन अ कॉम्पिटिटिव पोजिशन। अगर चलता रहा सो इन कमिंग फ्यूचर दे कैन बिकम गेट कीपर एज वेल, बट राइट नाउ दे आर इमर्जिंग गेट कीपर्स। हालांकि जो गेट कीपर्स की लिस्ट है वो अभी तक रिलीज नहीं की गई है। इसमें जो बिग टेक्स हैं जैसे कि गूगल, अमेजोन, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, वो तो इस एक्ट में होंगे ही होंगे, बट दे आर नॉट द ओनली वंस। इसके अलावा बाकी भी जो बिग टेक कंपनीज हैं जो कि गेट कीपर के जो वहाँ पे प्रोविजंस दिए गए हैं उसमें आती हैं, उन सब के ऊपर ये अप्लाई होगा। लेकिन ऑफ कोर्स गूगल, अमेजोन, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट ये तो होंगे ही होंगे। ठीक है जी। अब प्रोविज़न क्या है? प्रोविज़न ये है सबसे पहले तो जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स होती हैं
आप नया फ़ोन लेकर आइए, आप एप्पल का फ़ोन लेकर आइए, उसमें कुछ प्री लोडेड ऐप्स पहले से ही होती हैं। ना इस डिजिटल मार्केट्स एक्ट में इन प्री इंस्टॉल ऐप्स को पूरे तरीके से क्रैकडाउन कर दिया गया है कि भाई यूज़र के पास ये राइट है कि वो चूज़ करे कि उनके फ़ोन में वो कौन सी ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो फ्यूचर में आईफोन्स आएंगे दे मे नॉट कम अप विद सफारी। हो सकता है उसमें सफारी हो ही ना, बिकॉज वो भी तो प्री इंस्टॉल्ड ऐप होती है। आई मैसेजेस ना हो, सिरी ना हो, ये प्री लोडेड नहीं होंगे। अगर यूज़र चाहता है कि उनके फ़ोन में ये सर्विसेज हों तो वो खुद डाउनलोड करेगा, खुद उसे इंस्टॉल करेगा, प्री लोडेड ऐप्स फ़ोन में ना हो। एक प्रोविज़न इसका ये है। देन इंटरऑपरेटेबिलिटी, ये एक बड़ा इशू। जब भी आप मैसेजिंग सर्विसेज की बात करते हो ना, तो इंटरऑपरेटेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। इट बेसिकली मीन्स दैट कि कोई व्हाट्सएप का अगर यूज़र है, दूसरा यूज़र आईफोन का है, वो आई मैसेज यूज़ करता है, वो दोनों एक दूसरे से बात कर सकें। देयर शुड बी द प्रोविजन ऑफ इंटरऑपरेटेबिलिटी इन मैसेजिंग सर्विसेज। इससे पहले क्या था, जिनके पास सपोज एक कंपनी का फ़ोन है, लाइक जिनके पास उनके फ़ोन में आईफोन है या आई मैसेजेस हैं, वही आपस में बातचीत कर पा रहे थे यूजिंग आई मैसेज। तो जिसकी वजह से लार्ज इंटरनेट कंपनीज को क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि भाई वो आप ना एक वॉल्ड गार्डन बना रहे हो, आप अपने गार्डन के आसपास दीवारें खड़ी कर रहे हो, एक क्लोज सिस्टम बना रहे हो, जिसकी वजह से एक यूज़र दूसरी सर्विस प्रोवाइडर को चूज़ ही नहीं कर पाता। उसको लगता है कि भाई अगर मैंने ये फ़ोन छोड़ दिया तो मेरे ये पर्टिकुलर सर्विसेज बंद हो जाएंगे। तो इसीलिए मैसेजिंग सर्विसेज के अंदर इंटर ऑपरेटेबिलिटी लेकर आना एक बड़ा प्रोविजन है इन द डिजिटल मार्केट्स एक्ट। फिर थर्ड पार्टी ऐप स्टोर्स, बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स हैं जिनमें आप जो उनके प्ले स्टोर के ऊपर या ऐप स्टोर के ऊपर जो ऐप्स दी गई हैं वही इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं कर सकते, जो कि प्ले स्टोर पे या एप्पल स्टोर पे नहीं है, ऐप स्टोर पे नहीं है। अब गेट कीपर्स को ये कहा गया है कि भाई जो थर्ड पार्टी ऐप्स हैं आप उनकी इंस्टॉलेशन भी आप अलाउ करें, इवन वाइल दे कैन टेक प्रोपोर्शनेट मेजर्स फॉर सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी के लिए अपने मेजर्स लीजिए, लेकिन यूज़र को ये फ्रीडम दीजिए कि वो थर्ड पार्टी ऐप्स को भी अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर सकें। जैसे कि एप्पल जैसी कंपनीज जो हैं उन्होंने थर्ड पार्टी ऐप को बहुत अपोज किया हुआ है। यू कैन नॉट डाउनलोड एनी थर्ड पार्टी ऐप इन द फोन, एंड फॉर दिस दे हैव साइटेड कि भाई देयर आर सिक्योरिटी रीजंस जिसकी वजह से हम थर्ड पार्टी ऐप्स की डाउनलोडिंग या इंस्टॉलिंग अलाउ नहीं करते। लेकिन अब इस डीएमए में ये भी प्रोविजन डाला गया है। यूरोपियन यूनियन वांट्स कि भाई जितने भी ऐप डेवलपर्स हैं उनको एक फेयर एक्सेस मिलना चाहिए, उनको एक फेयर चांस मिलना चाहिए फॉर द सप्लीमेंट्री फंक्शनैलिटीज़ ऑफ द स्मार्टफोन्स, जैसे कि जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन चिप्स हैं। सो गेट कीपर्स जो हैं वो अनफेयर कंडीशंस इस्टेब्लिश नहीं कर सकते अपने बिजनेस यूजर्स के लिए कि भाई आप जो ऐप डेवलपर्स हैं उनको ये सर्टेन सर्विसेज रिक्वायर करनी पड़ेंगी ताकि वो ऐप स्टोर के अंदर लिस्ट हो सकें। वो सारी अनफेयर कंडीशंस अब अप्लाई नहीं होंगी। देयर आर सो मेनी ऐप डेवलपर्स लाइक एपिक गेम्स, स्पॉटिफाई दैट हैव अक्यूज्ड गूगल एंड एप्पल कि भाई वो उनके पेमेंट सिस्टम को हॉस्टेज करते हैं, दे आर होल्डिंग देम हॉस्टेज विद द पेमेंट सिस्टम्स। तो ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। अनदर इज एड परफॉर्मेंस डाटा के अंदर ट्रांसपेरेंसी आएगी। देखो जो गेट कीपर्स हैं दे गिव सेलर्स एक्सेस टू देयर मार्केटिंग और एड परफॉर्मेंस डाटा ऑन द प्लेटफॉर्म। उनको भी डाटा देना पड़ेगा कि भाई मार्केटिंग और एड परफॉर्मेंस डाटा उनके प्लेटफॉर्म पे कैसा रहा। इससे ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे आ पाएगी। प्लस गेट कीपर्स विल हैव टू इन्फॉर्म यूरोपियन कमीशन अगर वो कोई भी एक्विजिशन करते हैं किसी कंपनी का, किसी के साथ मर्जर करते हैं। दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज ये जो बिग प्लेयर्स हैं ये अपकमिंग कंपटीशन को ना समटाइम्स दे बाय आउट देम, सो नाउ दे विल हैव टू इन्फॉर्म यूरोपियन कमीशन ऑफ द एक्विजिशंस और मर्जर्स। देन न्यू रूल्स ये भी हैं कि वो जो अपने प्रोडक्ट्स को रैंकिंग देते हैं दे गिव हायर रैंकिंग टू देयर ओन प्रोडक्ट्स एंड द अदर्स, कि रैंकिंग सिस्टम के अंदर भी फेयरनेस आए। यू शुड री यूज द प्राइवेट डाटा कलेक्टेड
और किसी और सर्विस के कंपैरिजन में अपनी सर्विस को आप ज़्यादा रैंक्स नहीं दे सकते, सो यू विल हैव टू इंक्लूड द फेयरनेस इन द रैंकिंग सिस्टम एज वेल। तो समझने की कोशिश कीजिए, ये जो न्यू लॉ है, दिस इज बेसिकली प्रिवेंटिंग दीज बिग टेक जायंट्स फ्रॉम यूजिंग द डाटा दैट दे हैव जनरेटेड फ्रॉम देयर साइट्स बाय बिजनेस कस्टमर्स टू compete with them. Already Amazon has been accused for this कि उन्होंने अपना ही डाटा देखी कि अच्छा इसकी डिमांड ज़्यादा है तो उसको compete करने के लिए दे हैव द डाटा, तो उसको यहाँ पे प्रिवेंट किया जा रहा है। ठीक है जी, ये प्रोविजंस हैं डिजिटल मार्केट्स एक्ट के। नाउ व्हाट विल हैपन अगर कोई इसे वायलेट करता है? देखो, अगर कोई कंपनी ऐसी है जो कि इससे कंप्लाई नहीं करती, तो यूरोपियन कमीशन ने फाइन इम्पोज किए हैं। दिस फाइन कैन गो टू अप टू 10% ऑफ कंपनीज एनुअल रेवेन्यू, एंड ये जो उनकी ग्लोबल ऑपरेशंस हैं वहाँ से एक्कर किया जाएगा, एंड दिस कैन गो टू 20% ऑल्सो अगर रिपीटेडली इन्फ्रिंजमेंट की गई। वॉयलेशन से पीरियोडिक पेनल्टीज भी आएंगी जो कि उनके डेली टर्नओवर के ऊपर एस्टैब्लिश होंगी, 5% ऑफ द डेली टर्नओवर। सो फॉर सिस्टमैटिक इन्फ्रिंजमेंट्स, जहाँ पे सपोज कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं था, ऐसे केस में यूरोपियन कमीशन दे कैन परस्यू थ्रू सम एडिशनल रेमेडीज ऑल्सो। This may include obliging a gatekeeper to sell their business or some essential part of it. Gatekeeper could be barred from acquiring a company in some space, that collects similar kind of data which is involved in observed non-compliance. तो अगर rules apply नहीं होंगे तो heavy fine, heavy penalty देनी पड़ेगी. So now big tech companies have come into the ambit of the DMA. अब इस इम्प्लीमेंटेशन से क्या होगा? देखो, जो गेट कीपर्स हैं वो कोई भी डिसफेवर सर्विसेज जो हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं, उनको नहीं कर पाएंगे। कोई थर्ड पार्टी ऐप है, कोई प्लेटफॉर्म है, उन्हें वो डिसफेवर नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अपनी सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट्स को फेवर कर दिया, दूसरे को कम रैंकिंग दे दी, वो नहीं कर पाएंगे। इंटरऑपरेटेबिलिटी आ पाएगी, अलग अलग तरह के फ़ोन्स के जो मैसेजिंग सिस्टम्स हैं वो आपस में इंटरऑपरेटेबल हो पाएंगे। More importantly, जो gatekeepers हैं, they will permit businesses to access data that was generated. ये पहले नहीं था, इसको यूज़ किया जाता था for unfair benefits. Suppose एक कंपनी है जो कि एक सर्च इंजन ऑपरेट करती है या फिर कोई ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। Now they can leverage the data जो कि यूजर्स ने उनकी साइट के ऊपर आके सर्च किया, they can use that data. Now, in the absence of the user data, कोई भी business जो है, they will not be able to do much about the entire phenomena. So now, businesses can access to certain data जिससे कि उनके products की जो visibility है वो ensure होती है, वो सबको पता चल पाएगा। बाकी important changes में यही है कि जो gatekeepers हैं, they will have to implement and ensuring that end users are able to easily unsubscribe from the core platform services. जैसे कि pre-installed apps नहीं होंगी, कोई भी defaulted software जो है वो operating system में नहीं आ पाएगा, default software नहीं आ पाएगा, you have to choose it. So this will basically give a freedom, this will allow the end users to download any alternative app from the app store also. ठीक है, अब देखो, दिस इज़ टू रिकॉल जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, दे हैव रिसेंटली इम्पोज्ड 936.44 करोड़ रुपीज़ पेनल्टी ऑन गूगल फॉर बेसिकली दे हैव अब्यूज्ड गूगल फॉर द डोमिनेंट पोजीशन इन रिस्पेक्ट टू द प्ले स्टोर पॉलिसीज़। तो जब यूरोपियन कमीशन का ये जो एक्ट आया है, इससे ऐसी जो चीज़ें हैं वो नहीं हो पाएंगी। So basically this law will make digital sector more fairer, more competitive. इससे जो abusive business practices जो large platforms कर रहे थे वो बंद हो जाएंगी, and this is very historic moment. This will bring a big जो antitrust reforms थे to the banking sector, energy sector, telecom sector, वो सब यहाँ से दूर होंगे. It will widen up consumer choice. Now consumer has the choice what they want to install in their phone, what services they want to use. And it gives rivals a better chance to survive. एक बार जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा, it will set a new precedent for tech regulation worldwide. Right? So definitely this is a big step in terms of regulating the digital market.
सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।